हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करते हैं और ये इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर जानते हैं, उसी ढंग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी आयुपैक नोमेनक्लेचर होता है। जैसे आप ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, उसी ढंग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म की बात होती है और एग्जैक्टली दोनों ढंग की बात होंगी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। यहाँ फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि D2sp3 और sp3D2 जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 होगा या जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 होगा तो वहाँ दो ढंग की पॉसिबिलिटियां देखेंगे। एक जगह देखेंगे DsP2, दूसरी जगह देखेंगे sp3। जब 6 होगा तो एक जगह देखेंगे D2sp3 और दूसरी जगह देखेंगे sp3D2। फिर हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंस को, इसके कलर को, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के संबंध में बात करेंगे। ऐसे एक बात आपको बता दें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा जिंदगी हमारे लाइफ का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज नहीं है। हम केवल और केवल 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लेना चाहेंगे जिसके बारे में आप ध्यान से सुने। आप लोग क्लोरोफिल के संबंध में जान रहे होंगे। क्लोरोफिल क्या है? तो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की बात होती है। तो ये क्लोरोफिल क्या है भैया? मैग्नीशियम कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरे में बात करें, आप हीमोग्लोबिन के संबंध में जानते होंगे। हम लोगों के ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये सब बार बार पूछा जाता है। जिससे हम बात करें विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामीन। ये क्या है? ये कोबाल्ट कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ये सब देखेंगे हम लोग। ये बायोलॉजिकल यूज में देख रहे हैं। फिर इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर्स, सभी जगह हम एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल में देखेंगे। सभी जगह हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूज की बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और सबसे जबरदस्त चैप्टर है। और आज से अब हमारी क्लास भी रेगुलर हो जाएगी। अब हमें कोई इंतजार नहीं करना है, आराम से पढ़ते चले जाएंगे। कितना इंतजार करेंगे यार? तो चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे फर्स्ट एक टॉपिक हम लोग जानते हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के संबंध में। तो ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है? तो जब हम 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को किसी डेफिनिट मोलर रेशियो में मिक्स्ड करते हैं तो एक नए प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। हम क्या बोले कि जब हम 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को डेफिनिट मोलर रेशियो में मिक्स्ड करते हैं तो एक नए प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और यही कंपाउंड क्या कहलाता है? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। इट मीन्स एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम क्या लिख सकते हैं? तो हम एक लाइन लिखते हैं कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय combination of 2 or more stable compounds in a definite molar ratios, in a definite molar
ratios molar ratios are known as addition or molecular compounds, addition or molecular compounds। क्या बोले? तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन डेफिनिट मोलर रेशियो। आप इतना भी रखिए ना, क्या जरूरी है कि कंप्लीट बच्चे की तरह हम पूरा इतना लिखे हैं, बताइए। हम कहते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या हो गया, तो हम बोलते हैं सीधी सी बात कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन डेफिनिट मोलर रेशियो आर नोन एज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो इसे ही हम एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहेंगे। जिससे आइए हम एग्जांपल की बात करते हैं। जब हम क्या करते हैं KCl और MgCl2, ये KCl पोटेशियम क्लोराइड और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। तो जब इनके सॉल्यूशन को हम डेफिनिट मोलर रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, यहाँ से वाटर आ रहा है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। यह कंपाउंड है KCl.MgCl2.6H2। ये एक नया कंपाउंड है जिसका नाम होता है कार्नालाइट। इसका नाम क्या है? कार्नालाइट। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं K2SO4 प्लस Al2SO4 होल 3, इन दोनों कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं 1:1 मोलर रेशियो में मिलाते हैं। तो यहाँ से वाटर भी आ रहा है और ये देख रहे हैं कि एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2। ये कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है? पोटास एलम। फिटकिरी यही है भैया। यह कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है? पोटास एलम। नेक्स्ट में देखते हैं, जब हम आयरन सल्फेट और क्या करते हैं अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को 1:1 मोलर रेशियो में मिलाते हैं, तो यहाँ से वाटर भी आ रहा है और एक नए ढंग के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है FeSO4.NH4 होल 2SO4.6H2। ये कंपाउंड हमारा कहलाता है मोहर सॉल्ट। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? मोहर सॉल्ट। इसी ढंग से हम जब क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट और अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन को 1:4 मोलर रेशियो में मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि यह बन रहा है CuSO4.4NH3, जिसे हम सिंपल सी बात कहते हैं अमोनिएटेड कॉपर सल्फेट। अमोनिएटेड कॉपर सल्फेट। इसी को देखिएगा आगे चल के हम कुछ दूसरे ढंग से दर्शाएंगे और इसे हम दर्शाएंगे इस ढंग से CuNH3 होल 4SO4 SO4। और जब यह ब्रेक करेगा तो इसके ब्रेक करने से क्या मिलेगा? तो CuNH3 होल 4 2+ एंड SO4 -2 SO4 -2। हम सिर्फ देख लें क्या यहाँ तक की बातें हाँ दिखाई दे रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिखेंगे, मिनिमम एक हमें और लिखना है। ये चलिए ना, अभी आप यहाँ तक ही रहने देना। नीचे जब लिखेंगे तब आप लिखिएगा, अभी आप यहीं तक सिर्फ लिखिएगा, ठीक। दूसरे में देखते हैं, जब हम क्या करते हैं फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन को 1:4 मोलर रेशियो में मिलाते हैं, तो हम लिखते हैं FeCN होल 2.4KCN। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आप यहां तक की बातों को जल्दी से नोट करें। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहां तक की बातों को आप जल्दी से नोट करेंगे। हो गया। तो अब देखिए, ये हम क्या देखे, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात की है। ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो जब हम दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स को किसी डेफिनिट मोलर रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो एक नए प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यही कंपाउंड हमारा क्या कह रहा है, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। इसमें कम से कम ये जो 5 एग्जांपल दिए, ये बिल्कुल पांचों आपके बार बार आएगा और सब आपको लिखना है। जब हम KCl और MgCl2 को मिक्स किए तो यहाँ से क्या बना है, कार्बोनाइट। यहाँ से देख रहे हैं पोटासियम, ये देख रहे हैं मोहर सॉल्ट, और ये देख रहे हैं अमोनिएटेड कॉपर सल्फेट, और इसे हम क्या लिखे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस 5 में से ये 3 कंपाउंड जो है ये अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी और इसके प्रॉपर्टी के डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक सिमिलरली इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी और इसके प्रॉपर्टी के डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक नया कंपाउंड हो गया। तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और यही कंपाउंड हमारा क्या कहलाया, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाया। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो 5 लिखे हैं, इसे हम 2 कैटेगरी में फर्दर बांटते हैं। ये 3 जो हमारा होगा वो एक टाइप का है, जबकि ये 2 जो है वो हमारा दूसरे टाइप का है। इट मीन्स हम अब देखते हैं कि ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, तो इस एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये कौन कौन सा है, तो एक हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, लैटिस कंपाउंड। और दूसरा जो हमारा है वह हमारा है कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम किस कंपाउंड को डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड कहेंगे और किस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, तो ये जो हमारा 3 है, ये पहला तीनों डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड है, जबकि ये जो हमारा नीचे का दोनों है ये हमारा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आखिर कैसे हम कहेंगे कि ये डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड है, क्या होता है इसकी बात करेंगे, और यह क्या है, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आइए जरा ध्यान दें, ये डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड क्या है, तो हम कहते हैं कि ऐसा एडिशन कंपाउंड जो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो। जब हम इस कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी KCl और MgCl2 के क्या है, डिफरेंट है। ये एक अलग कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये कंपाउंड अपने आइडेंटिटी का लॉस कर देता है। मींस ये ब्रेक करते हुए कंस्टिट्यूएंट आयंस को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे हम इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये ब्रेक करते हुए K+ Cl- और Mg+2 प्रोवाइड कर देगा। मींस अब तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। केवल और केवल वह कहाँ स्टेबल है, तो सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उसे हम डिजॉल्व स्टेट में लाए वो अपने आइडेंटिटी को समाप्त कर दिया। इट मीन्स ब्रेक करते हुए जितने भी आयंस से बना था सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस को प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो पहला जो तीनों का तीनों है वो वही कैटेगरी है, हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। इसमें हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे दोज एडिशन कंपाउंड्स, दोज एडिशन कंपाउंड्स which are stable
which are stable only in solid state, only in solid state, but are broken into, but are broken down into their constituent ions, in dissolved state, in dissolved state are known as double salt or lattice compounds, or lattice compounds. क्या बताए कि दोज एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, जो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो, बट आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन डिसॉल्व्ड स्टेट, इन डिसॉल्व्ड स्टेट में सॉल्यूशन में, आर नोन एज डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड्स। या हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि कंपाउंड्स which retain their identity only in solid state but lose their identity in dissolved state, in dissolved state are known as double salt or lattice compounds। और हम क्या कह सकते हैं कि compounds which retain their identity, which retain their identity only in solid state but lose their identity in dissolved state, in dissolved state are known as double salt or lattice compounds, double salt or lattice compounds। इसे ही हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे हम बात करें एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन कार्नालाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ब्रेक्स टू प्रोड्यूस K plus Cl minus and Mg+2 ions। हम क्या कहेंगे कि व्हेन कार्नालाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, it breaks into K plus Cl minus and Mg+2, that is their constituent ions, अपने constituent ions में ब्रेक कर गया, इस अपनी प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया। क्योंकि भैया आप तो KCl को भी डिसॉल्व करेंगे तो K प्लस और Cl माइनस देगा, MgCl2 को भी डिसॉल्व करेंगे तो Mg+2 और Cl माइनस देगा। ठीक, इसलिए कहाँ पता चल रहा है कि ये है इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो गई, समाप्त हो गई। जबकि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या देखते हैं, तो ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड के साथ साथ डिसॉल्व्ड स्टेट में भी अपने आइडेंटिटी को बनाए रखे, उसे ही हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इट मींस हम कहते हैं दोज एडिशन कंपाउंड्स which retain their identity in solid as well as in their dissolved state, are known as
आर नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आर नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एज फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं CuSO4 into 4NH3 is dissolved in water, it does not produce Cu plus 2 but produce CuNH3 whole 4 2 plus and SO4 minus 2 आयन। दैट इज ये क्या दिया भैया, कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया। देखिए ये डिजॉल्व्ड स्टेट में भी अपने आइडेंटिटी को बनाए रखा। सिमिलरली इसी ढंग से अगर हम क्या करते, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डिजॉल्व करते, सिमिलरली यदि हम क्या करते, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डिजॉल्व करते, हम दूसरा ये लिखना भी चाहेंगे, हम क्या कहेंगे, तो यहां तक की बातों को पहले आप जल्दी से लिखें, इसके बाद हम इसमें एक एग्जांपल और लिखना चाहेंगे। सिमिलरली जैसे कि आप वहां देखें एक एग्जांपल हम इसमें, जैसे कि यहाँ हम बोले थे कि वैसा एडिशन कंपाउंड जो केवल क्या हो, सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो, लेकिन डिजॉल्व्ड स्टेट में वो अपनी स्टेबिलिटी को समाप्त कर दे। तो उसी ढंग से हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट के साथ साथ डिजॉल्व्ड स्टेट दोनों में, सॉलिड एज वेल एज इन डिजॉल्व्ड स्टेट दोनों में स्टेबल हो, इस दोनों जगह अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखें, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, व्हेन FeCN होल 2 into 4KCN। देखिए जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे कि इसे क्या करना चाहिए, K प्लस देना चाहिए, Cn माइनस देना चाहिए और Fe प्लस 2 देना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, ये क्या करेगा, K प्लस तो देगा लेकिन इन दोनों में कोई नहीं देगा, इन दोनों में कोई नहीं देगा। इसके जगह पे वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन को देगा, इसको सॉल्यूशन में भी अपने आइडेंटिटी को बनाए रखेगा, कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन देगा, सिंपल आयन देगा ही। When FeCN whole 2.4KCN is dissolved in water, it does not produce Fe plus 2 and Cn minus, but produce K plus and FeCN whole 6 4 माइनस। जब ये 4 माइनस, इस पे 4 निगेटिव चार्ज जा रहा है, ये क्या होना चाहिए, 4 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और जब हम कंपाउंड को लिखते हैं तो केटाइन का चार्ज एनाइन के द्वारा बैलेंस हो जाना चाहिए। इस देखिएगा आगे हम इसे दर्शाएंगे, K यहाँ लिखेंगे K4 FeCN होल 6। इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट किया, सिंपल कंपाउंड है ही नहीं, ठीक। बट प्रोड्यूस K प्लस तो सिंपल आयन दिया, एंड ये क्या दिया, कॉम्प्लेक्स आयन दिया। यह क्या किया,
कॉम्प्लेक्स आयन दिया, और एक में ध्यान दें, सॉल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम क्या कह सकते हैं, द सॉल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन is known as complex or coordination compounds। तो देखिए आप क्या जाने, आप अभी सिर्फ यह जाने हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है भैया। तो दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स को डेफिनेट रेशियो में मिलाने पे जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाया, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाया। ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड फर्दर दो क्लास में बट गया। एक हमारा क्या है, तो एक हमारा है डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड मीन्स ऐसा कंपाउंड जो केवल और केवल सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल हो, लेकिन डिजॉल्व स्टेट में क्या करे, अपने स्टेबिलिटी को समाप्त कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड कहते हैं। जबकि दूसरे में हम क्या देखें, तो दूसरे में हम देखें कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या देख रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो क्या कर रहा है, सॉलिड स्टेट के साथ साथ डिजॉल्व स्टेट में भी अपने आइडेंटिटी को बनाए रख रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, तो बस इस टर्म के आधार पर देखिए आपके एनसीईआरटी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन होगा, और बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और देखिए कि आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। बस ये टर्म हम समझना चाह रहे थे। ठीक, आगे देखिए, अब इससे लिंक्ड मिस, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा, तो अब क्या क्या बातें होगी वो आना शुरू होगा। तो जैसे कि आप इसके एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज 9.2 में देखिए क्या कहता है, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। तो 9.2 कहता है कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ NH4 whole 2SO4 सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो, सॉल्यूशन में ले रहे हैं, ठीक, 1 मोलर रेशियो गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe+2। तो ये जो है, जो मिलता है वो Fe+2 का टेस्ट देगा, बिल्कुल सही है। बट CuSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ एक्वस अमोनिया, जब CuSO4 को हम अमोनिया से मिक्स करा रहे हैं 1:4 मोलर रेशियो में, 1:4 मोलर रेशियो में, तो डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Cu+2 आयन एक्सप्लेन। ये Cu+2 का टेस्ट नहीं देगा, ये Fe+2 का तो टेस्ट देगा, लेकिन ये Cu+2 का टेस्ट नहीं देगा। क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्या बना रहा है कि वो हमारा लैटिस, वो हमारा क्या डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड बना रहा है, जो सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को समाप्त कर देगा, तो सभी आयंस को दे देगा। जबकि सेकेंड जो है वो हमारा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, जो सॉल्यूशन में भी अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, इसलिए ये Cu+2 का टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये Cu+2 का टेस्ट नहीं देगा। तो अब जरा एक मिनट ध्यान से देखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा ना, उसमें एक पार्ट ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हम ऐसा लिखेंगे। ये जो देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसी कॉम्प्लेक्स को जब हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे, क्या बोले, उस पर -4 चार्ज है, तो बाहर क्या होना चाहिए, +4 चार्ज होना चाहिए। कैटायन और एनायन का चार्ज एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इसी को लिखते तो हम ऐसा लिखेंगे K4FeCN6। वो जो देखे थे उसी की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, CuNH3 4SO4। हम दूसरा ही लिखते हैं, क्रोमियम NH3 2H2O2Cl, बाहर ले लेते हैं Cl2, बाहर ले लेते हैं Cl2, यहाँ लेते हैं
NiCO4 NiCO4। दूसरे में हम लेते हैं FeNO2Cl2Cl2Cl ठीक। इस टर्म की बातों को देखिए, तो ये हमारा जो कंपाउंड है यह हमारा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखिए तो यहाँ आपको जनरली दो पार्ट नजर आएगा। इसे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो पार्ट होगा ही, यहाँ आप देखें तो यहाँ एक ही पार्ट है। हम एक कंपाउंड और भी लिखते हैं, क्रोमियम NH3 या Br3। यहाँ भी देखिए क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, इसलिए आयंस के फॉर्म में नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या करेगा, 4K+ देगा, तो इस पे क्या जाएगा 4- चला जाएगा। ये SO4-2 तो ये क्या हो जाएगा +2 के फॉर्म। इसकी बात करेंगे, ये हमारा ब्रेक करेगा किस टर्म से, हम देखेंगे 4K+ FeCN6 4-। इसकी बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, SO4-2 साथ ही साथ क्या CuNH3 4-2+। कॉम्प्लेक्स वाला में जब लिखेंगे ना तो यहाँ हम +2 में लिखेंगे, 2+ लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे, बाद में साइन को लिखेंगे। कैल्शियम +2 लिखिए या कैल्शियम 2+ लिखिए, दोनों बात सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं कि इस पर +2 चार्ज है। लेकिन आईयूपैक का कहना है जब कॉम्प्लेक्स वाले की बात कीजिएगा ना तो पहले नंबर को दर्शाइएगा, बाद में उसके साइन को लिखिएगा। इस केस में देखिए वो बाहर क्या हो गया 2Cl-, तो इस पे क्या जाएगा 2+ चला जाएगा। ये हमारा हो गया 2Cl-, तो दूसरा क्या हो जाएगा क्रोमियम NH3O3H2O2Cl, और ये क्या 2+। इसकी बात करें तो ये तो ब्रेक करेगा नहीं, एग्जैक्टली किसके फॉर्म में NiCO4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसकी बात करें तो ये तो ब्रेक करेगा भैया, एक क्या होगा Cl- और दूसरा क्या हो जाएगा FeEN2Cl2-, तो इस पे क्या हो जाएगा प्लस। ये भी फिर ब्रेक करेगा नहीं, इस क्या हो जाएगा CrNH3 तो ये सब देखिए हमारा क्या है भैया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों करें, जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए। तो ये कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, यहाँ हमारा आयरन क्या है +2 में है, यहाँ हमारा कॉपर क्या है +2 में है, यहाँ क्रोमियम देखें तो क्या है +3 में है, यहाँ निकेल देखें तो क्या है 0 में है, यहाँ आयरन की बात करें तो क्या है +3 में है, यहाँ क्रोमियम की बात करें तो क्या है +3। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, ये जो है वो इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे कि क्या होगा, तो एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। यहाँ आयन है, आयन है, आयन है, आयन है, आयन है, ठीक। जबकि यहाँ क्या है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है जो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। मींस ये क्या होगा, तो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए, बाहर वाले की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि तो सिंपल आयन के फॉर्म में चला जा रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में। तो आप देखें तो इसमें क्या होगा कि एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। दूसरा क्या होगा, तो उससे जुड़ा हुआ या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है या बोथ हो सकता है, या बोथ हो सकता है। यहाँ देखिए क्या है Cn- है, यहाँ देखिए क्या है ये एनायन था, ये देखिए क्या है अमोनिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ देखिए न्यूट्रल न्यूट्रल एनायन दोनों का दोनों है, यहाँ क्या है न्यूट्रल है, यहाँ भी देखिए ये क्या है न्यूट्रल है और ये क्या है एनायन है, यह देखिए क्या है न्यूट्रल है और यह क्या है एनायन है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह।
और दूसरा क्या होता है, तो ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं उससे डायरेक्टली लिंक्ड, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से डायरेक्टली लिंक्ड क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस और बोथ हो सकते हैं, जो एक्ट करता है किसकी तरह, लुईस बेस की तरह, जो एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह एक्सेप्ट करता है। इट मींस ये क्या होगा, तो लोन पेयर डोनर होगा, लोन पेयर क्या होगा, डोनर होगा। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जरा एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। और अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जी। तो अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन या बोथ, ये जो होगा ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ा होगा, किस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम पड़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक देखिए इसमें कोई बात नहीं, हम इसके इंट्रोडक्टरी टर्म पे चल रहे हैं। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वह क्या है, तो प्रोडक्ट है लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन का, जिसमें क्या करता है, तो सेंट्रल एटम और जिसमें क्या होता है, ये जो हमारा है सेंट्रल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो एक्ट करता है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। यह क्या होता है, तो जुड़ा होता है किससे, तो ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which act as Lewis base by coordinate bond, by coordinate bond। तो इसके इंट्रोडक्टरी टर्म में हमारा नेट कंक्लूजन अब निकल के आया। क्या नेट कंक्लूजन निकल के आया, और अब इन्हीं सारी बातों में ये क्या है, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल इसको क्या बोलेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा ये जो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या था, ट्रेलर था, जिससे ये पता चला कि इसमें क्या क्या बातें आने वाली हैं। तो इसका अर्थ हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थ हम कहते हैं इट मीन्स coordination compound, it means a coordination compound, a coordination compound is the product of Lewis acid base reaction, Lewis acid base reaction in which the central metal atom or ion, in which the central metal atom or ion जो किसकी तरह एक्ट करता है, which act as Lewis acid is linked to a number of neutral molecule or ion जो क्या है एक मिनट, इट मीन्स ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
is the product of Lewis acid base reaction in which the central metal atom और आयन, इसमें हम एक बात और भी लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, that is electron pair acceptor, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इट मींस क्या कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और हम उसी के और क्या कहेंगे, लुईस एसिड। It means a coordination compound is the product of Lewis acid base reaction in which the central metal atom और आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह। इट मींस ये क्या है, लुईस एसिड है, इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, डेट इज, और हम क्या कर सकते हैं, लुईस बेस होता है, और क्या होता है, लुईस बेस होता है, इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हम जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन था। इसमें क्या क्या बातें आने वाली हैं मेनली उसकी चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आखिर इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा, तो यहाँ आप देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट, ऑलवेज जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसमें आप देखिएगा एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा जो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह, और उससे क्या होगा, तो ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन या फिर बोथ जुड़ा हो सकता है, जो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह। और ये लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में जो जुड़े होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। यहां तक की बातें समाप्त हो गई, आप इसे लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंट्रो था। और अब इसमें हमारा शुरू होता है टर्मिनोलॉजी। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को जानने की आवश्यकता होती है। तो अब उन टर्म्स को हम लोग जानना शुरू करेंगे, और यहाँ हेडिंग करें टर्मिनोलॉजी। यहाँ हम हेडिंग करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो चलिए जल्दी से इसे आप लिखें, स्लाइड की बात करें फिर। तो आइए अब यहाँ हम बात करें टर्मिनोलॉजी, और इस टर्मिनोलॉजी में सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे लीगेंड्स। ये लीगेंड्स क्या है, जरा एक में ध्यान दें। जैसे कि हम जो कॉम्प्लेक्स लिख रहे थे CuNH3 4SO4 लिखे ना, ठीक, दूसरा लिखे थे K4FeCN6, तीसरे में बात करते हैं क्रोमियम NH3 3H2O2Br और क्या Cl2, यहाँ देखते हैं NiCO4
हम देखते हैं क्रोमियम En, क्या है नहीं है En, डोंट वरी, आगे आएगा भैया, अभी आप सिर्फ ध्यान से देखिए। ठीक, तो आप जरा ध्यान दें, यहाँ ये जो हमारा अमोनिया है, यहाँ ये जो हमारा Cn- है, यहाँ जो अमोनिया है, वाटर है, ब्रोमाइड आयन है। ठीक, या हम यहाँ क्लोरीन ले लेते तो ये जो हमारा क्लोराइड होता है ये हमारा लीगेंड होता, जबकि ये हमारा लीगेंड नहीं है, ये बाहर है ना। ये और ये जो जुड़ा हुआ है वो किसके द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा, जबकि लीगेंड जो होगा वो क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है, और लोन पेयर डोनर है तो वो किसके द्वारा जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा ना वो हमारा लीगेंड है, ये हमारा लीगेंड है, ये हमारा क्या है, लीगेंड है। तो ये लीगेंड क्या है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। और ये लीगेंड क्या है, तो ये लीगेंड हम बोल रहे हैं कि यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन है जो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ना है तो इसे कम से कम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। तो कम से कम क्या करना होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, लीगेंड कहेंगे। इसमें हम लीगेंड क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which have capacity to donate at least a lone pair of electron to central metal atom or ion are known as ligands. अब on the basis of number of donor atoms, on the basis of number of donor atoms, ligands may be of following types. अब लिगेंड अनेक प्रकार का हो सकता है, यूनिडीनेट, बाइडीनेट, ट्राइडीनेट, टेट्राडीनेट, पेंटाडीनेट, हेक्साडीनेट। तो इन सभी को हम एक साथ, ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक डोनर एटम्स हों उन्हें हम एक साथ कर सकते हैं पॉलीडीनेट लिगेंड। तो सबको जानेंगे, सब में नाम को जानेंगे और सबको याद रखना पड़ेगा हमें। डोंट वरी, वो याद नहीं रखना पड़ेगा, आगे बढ़िए ना, देखिए ना, कुछ नहीं लगेगा। शुरू में आपको लगेगा कि अरे क्या क्या बातें आ रही है, ये तो परेशान करने वाला हो जाएगा। डोंट वरी, 3 से 4 दिन के अंदर देखिएगा जैसे नोमेनक्लेचर करने लगेंगे और सब आप कर लीजिएगा, 2 दिन में सबका नोमेनक्लेचर होने लगेगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी और आपको तब लगेगा अरे तो बहुत आसान है, झूठ का परेशान हो रहा है। लीगेंड्स हम क्या कहते हैं, हम बोलेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which can donate at least a pair of electron to central metal atom or ion, to central metal atom or ion are known as ligands, are known as ligands। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, यहाँ मॉलिक्यूल और आयन लिखे हैं, इज नोन एज कर मॉलिक्यूल्स को लिखिए, इज नोन एज लिगेंड। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन which can donate at least a pair of electron to central metal atom or ion is known as ligand। on the basis of number of donor atoms, ligands are of following types।
लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। और अब लिगेंड्स के टाइप में सबसे फर्स्ट हेडिंग कर देते हैं मोनो और यूनी डीनेट लिगेंड। पढ़ेंगे डीनेट लेकिन लिखेंगे डिंटेट, लिखेंगे डिंटेट। ये टी क्या है, साइलेंट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मोनो और यूनी डीनेट लिगेंड, यूनी डीनेट लिगेंड। और यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। चलिए इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।